स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी माँ, मुझे बस आशीर्वाद दो। सफर की थकान से बोझिल पलकें खुलने के लिए तैयार नहीं थी, पर भाभी चाय लेकर खड़ी थी। उठना ही पड़ा। सॉरी, तुम्हें नींद से जगाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर 5:30 बज रहे थे तो मैंने सोचा। अच्छा किया भाभी, बल्कि और पहले ही जगा लेती तो ठीक रहता। बेटाइम सोती रहूंगी तो रात भर नींद नहीं आएगी। अच्छा तो है, रात भर माँ के साथ रत जगा करना, खूब गप्पे लड़ाना। अच्छा बताओ, शाम को क्या खाना पसंद करोगी? कुछ भी बना लो भाभी, तुम्हारे हाथ की तो हर चीज लाजवाब होती है। तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे, भाभी ने कहा और खाली कप प्लेट लेकर नीचे उतर गई। कंघी करने के लिए मैंने बाल खोले और आईने में झांका तो लगा माँ के चेहरे की रेखाएं खिंच गई हैं। क्या हुआ माँ? मैंने पीछे मुड़कर पूछा। कुछ भी नहीं। फिर भी ज्यादा कुरेदना नहीं पड़ा। माँ तो जैसे खुद ही बताने के लिए आतुर थी। बोली, आज तुम आई हो तो दिखावे के लिए खुद चाय लेकर ऊपर आई है, नहीं तो रोज विमला के हाथ भेज देती है। ठीक है माँ, अब उनकी भी उम्र पहले की सी थोड़ी ही रह गई है। कुछ दिनों में उनकी भी बहू आने को है। कुछ तो फर्क पड़ता ही है। तभी तो सबसे कहती फिरती है कि बहू भी आ जाएगी तो हमें क्या फर्क पड़ना है, हमें तो बहू बनकर ही रहना है। माँ के स्वर की तलखी मुझसे छिपी नहीं रही, इसलिए विषांतर करते हुए मैंने पूछा, कुणाल कब कर रहा है शादी? कहीं कोई बातचीत चल रही है क्या? क्या पता, हमें कोई कुछ बताता थोड़ी ही है। कभी तय भी हो जाएगी तो हमें मोहल्ले वालों से ही पता चलेगा। ये दोनों तो कुछ बताने से रहे। समझ गई कि माँ का मूड उखड़ा हुआ है, इसलिए चुपचाप उठकर कमरे से लगी छत पर आ गई। टूटे बालों का गुच्छा गली में फेंकते हुए पड़ोस के मकान पर नजर गई। एकदम खंडहर नजर आ रहा था। कमरे में आकर कहा, माँ, यह पड़ोस का मकान बिक गया। अरे, तो क्या गुप्ता चाची वृद्धाश्रम में है? बेचारी। बेचारी क्यों? खूब मजे में है। अपना अलग कमरा है। सुबह शाम चाय नाश्ता कमरे में मिलता है। सबके साथ भोजन होता है। रात में भजन कीर्तन होता है। डॉक्टर नर्स हाजिरी में रहते हैं। फिर भी माँ, इतनी दबंग महिला वृद्धाश्रम में, सोचकर दुख तो होता ही है। दबंग थी, इसीलिए तो मनचाहा कर सकी। नाते रिश्तेदारों को हवा नहीं लगने दी। घर बेच दिया, पूरा पैसा फिक्स में डाल दिया, ब्याज से अपना खर्च। बोलती है, मेरे जाने के बाद जो बचेगा आश्रम को दान कर जाऊंगी। बेचारी। फिर वही बात, बेचारी वह नहीं है, बेचारी तो हम हैं। मेरे नाम जमीन का छोटा सा भी टुकड़ा होता तो मैं भी उनके पास जा रहती। पर क्या करूं, तुम्हारे पिताजी ने मुझे कभी उस लायक समझा ही नहीं। जीते जी कभी एक पैसा हाथ में नहीं रखा। मरते समय सब कुछ बेटे के नाम कर गए। पिताजी ने बहुत सोच समझकर यह व्यवस्था की है माँ। उन्होंने कह दिया था, जो माँ को रखेगा वही घर का हकदार होगा। अब छोटे तो उतनी दूर अमेरिका में जाकर बस गए हैं, उन्हें तो लौटकर आना नहीं है। सब कुछ इन्हीं को तो देखना है। तो मेरे मरने के बाद मैं इसी को दे जाती, कोई छाती पर रखकर थोड़े ही ले जाती। पर मेरे नाम कुछ तो कर जाते, कुछ तो सहारा होता, अधिकार होता। गांठ में कभी एक पैसा नहीं रहता। छोरा जाते समय कुछ दे जाता है तो उसी को चलाती रहती हूँ। ये लोग तो कर करके ऐसे अघा गए हैं कि कभी पूछते भी नहीं हैं कि माँ, तुम्हें कुछ जरूरत तो नहीं है। आदमी सिर्फ खाने कपड़े पर जिंदा नहीं रहता, और भी 10 जरूरतें होती हैं। हर बार हाथ फैलाना इतना बुरा लगता है। मंदिर वंदिर जाती रहा करो माँ, मन लगा रहेगा। मैंने यूं ही एक बेमतलब सी बात कह दी। दूसरे ही क्षण मुझे एहसास हो गया
कि मैंने कितनी गलत बात कह दी है। माँ तो एकदम तड़प गई थी। मंदिर क्या कोई खाली हाथ जा सकता है? रिक्शा तांगा तो मैं भूल ही गई हूँ, पर ठाकुर जी के सामने 4 पैसे तो चढ़ाने होते हैं कि नहीं? कथा भागवत सुनने जाती हूँ तो वहां भी कुछ चढ़ावे का मन होता है। लोग तो बढ़ चढ़कर दान पुण्य करते हैं और मैं मन महसूस कर रह जाती हूँ। मैं भी अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। दान पुण्य की बात जाने दे, पर बहन बेटी कोई मिलने आती है तो उसके हाथ पर कुछ रखने का मन होता है। तीज त्योहार पर नौकरों को कुछ देने का मन होता है। घर की बड़ी हूं मैं, पर एकदम ठन गोपाल हूँ। माँ, बहन बेटी जो भी आती है, घर से कभी खाली हाथ नहीं जाती। इत्मीनान रखो। जो कुछ भी देते हैं वह मेरे हाथ से ही दिलवा दें तो मेरा भी मन रह जाएगा, पर हवा नहीं लगने देते। जब से छोटू का ग्रीन कार्ड बन गया है, तब से तेरी भाभी सबको सुना चुकी है। अब तो हमें ही जिंदगी भर झेलना है। हमें मुक्ति नहीं है। अब मैं क्या करूं बता। जबरदस्ती तो मौत को नहीं बुला सकती, वह तो अपने समय से ही आएगी। रात खाना बहुत शानदार बना था, पर माँ की बातों से मन इतना उचाट हो गया था कि मैं उसका ठीक से आनंद भी न ले सकी। बस झूठ मूठ तारीफ करनी पड़ी। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर बैठकर भैया भाभी से बतियाती रही। जब आंखें झपकने लगी तो गुड नाइट कहकर ऊपर आ गई। तब तक माँ चादर वादर बदल चुकी थी और बैठकर माला फेर रही थी। मैं चुपचाप जाकर लेट गई। माला एक ओर रखकर माँ ने दरवाजा बंद किया और मेरे पास बैठते हुए बोली, चलो, आज तुम्हारे बहाने नीचे डाइनिंग टेबल पर खाने का मौका मिला, नहीं तो रोज कमरे में ही थाली आ जाती है। क्यों? आए दिन कोई न कोई खाने पर आया रहता है। उनके बीच मैं कहाँ जाऊंगी? फिर कभी कुछ अल्लम गल्लम पकता है, तब भी मेरे कारण संकोच होता है। इसलिए मेरी थाली ऊपर ही आ जाती है। मैं चुप रही, बोलती भी क्या। माँ ही अपनी सुनाती रही। मुझे नीचे उतरे 8-8 दिन हो जाते हैं। कभी भूल से रसोई में पाँव दिया भी तो दौड़ी चली आएगी, माँ जी कुछ चाहिए क्या? मैं बना देती हूँ। कभी बैठक के कमरे में बैठना चाहती हूँ तो कहेगी, इनके पास कोई आने वाला है। बोर हो जाती हूँ रे, टीवी भी कितना देखूंगी। कोई बोलने बतियाने को तो चाहिए। मेरे हिस्से में तो नौकर चाकर ही आते हैं। उनसे बात करती हूँ तो दोनों नाराज हो जाते हैं कि छोटे लोगों को मुंह लगा रखा है। तुम्हारी कोई सखी सहेली नहीं है? इतनी सारी तो थी। है क्यों नहीं? पर उनके यहाँ जाऊंगी तो कभी उन्हें भी बुलाना पड़ेगा, चाय नाश्ता करवाना पड़ेगा। बहू से यह सब करवाने की हिम्मत है मेरी? कुछ देर तक मैं सोच में डूबी रही। फिर मैंने एकाएक कहा, माँ, कुछ दिन मेरे साथ चलोगी? अच्छा लगेगा तुम्हें भी और हमें भी। पिताजी के बाद जब भी घर आई हूँ, वातावरण में बदलाव महसूस किया है, पर इस बार तो माँ गृहस्थी से एकदम ही निष्कासित से लगी। इसलिए मैंने पहली बार उनसे साथ चलने का आग्रह किया। संयोग से मेरी सासू माँ भी इन दिनों देवरानी के प्रसव के लिए अमेरिका प्रवास पर थी, इसलिए माँ को संकोच भी नहीं हुआ। मैंने डरते डरते भैया के सामने ये प्रस्ताव रखा। मन ही मन एक लंबी भूमिका भी बना ली थी कि गुप्ताइन के चले जाने से माँ अकेलापन अनुभव कर रही है। मेरे साथ जाएंगी तो थोड़ा बदलाव हो जाएगा, जी बहल जाएगा। बच्चे भी नानी को बहुत मिस कर रहे हैं। नानी को पाकर खुश हो जाएंगे। परंतु मुझे यह सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वे दोनों तो जैसे इस प्रस्ताव की कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, तुरंत हामी भर दी। बल्कि मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। थोड़ी आनाकानी करते तो अच्छा लगता। भैया स्टेशन पर छोड़ने भी आए, पर मौन ही बने रहे। बस इतना भर कहा कि पहुंचकर फोन कर देना। माँ से इतना तो कह सकते थे कि अपना ख्याल रखना, जल्दी लौटना, नहीं तो यहाँ बहुत सोना लगेगा। यह बात माँ को भी अखर गई होगी। पूरे रास्ते वह गुमसुम ही बनी रही।
आखिर मुझे कहना ही पड़ा। माँ, मैं तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं लाई हूं ना? क्या सचमुच तुम्हारा मन आने का नहीं था? नहीं रे, बल्कि मैं तो अपने राम लखन को देखने के लिए बेताब हूँ। उन्हें देखे कितने दिन हो गए। तू भी तो हर बार अकेले चली आती है। फोन पाकर माँ इतनी उत्साहित थी जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। उन्होंने बारी बारी से सबको फोन किया और बड़ी ठसक के साथ अपना नंबर बताया। छोटे भैया को भी फोन करके बता दिया कि कभी भूल से माँ की याद उसे आए तो इस नंबर पर फोन कर लेना। उनकी पढ़ाई हर्ज होती है माँ। अब यह थोड़े ही कह सकती थी कि सासू माँ बच्चों से कुरेद कुरेद कर सब पूछ लेती है। तुम्हारे चेहरे से तो कहीं नहीं लगता कि तुम अपने नवासों को देखने के लिए व्याकुल हो। जरा शक्ल देखो अपनी। 12 बज रहे हैं। बुरा लग रहा है रे। इस लड़के की अकल तो देख। जानता है बेटी के घर जा रही हूँ। क्या 150 रुपए भी हाथ में नहीं रख सकता था? बस टिकट निकाल दिया और फर्ज पूरा हो गया। अच्छा, इसलिए तुम मुंह फुलाकर बैठी हो। तो राज की बात सुनो। सुबह तुम जब नहाने गई थी न, तब भैया ऊपर आए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए रुपए दिए हैं, पर भाभी से छुपा कर दिए हैं। इसलिए मैंने वहां चर्चा नहीं की। कहीं तुम कुछ कह बैठती तो वहां महाभारत मच जाता। माँ के चेहरे की तनी हुई रेखाएं कुछ ढीली हुई और मैंने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर मैंने 5,000 रुपये उनके हाथ में दिए। उन्होंने एक बार अविश्वास से मुझे देखा और फिर रुपए चुपचाप अपनी संदूक में रख दिए। माँ, मेरे यहाँ कुल 2 महीने रही। वह समय खूब अच्छा बीता, मेरा भी और माँ का भी। बच्चे भी खुश थे। हम लोगों ने खूब मजे किए। पिकनिक पर गए, पार्क की सैर की, मॉल में घूमे, ठेले पर चाट खाई, होटल में खाना खाया, मंदिरों में दर्शन किए, हॉल में पिक्चर देखी, घर पर पुरानी फिल्मों की डीवीडी लाकर देखी। माँ के लिए साड़ियाँ खरीद दी गई। उन पर बाकायदा फॉल पिको करवाया गया। मैचिंग ब्लाउज सिलवाए गए। पुरानी साड़ियों को ड्राई क्लीन और रोलर प्रेस करवाकर प्रेजेंटेबल बनाया गया। माँ से मैंने 2-3 तरह के अचार बनवा लिए। खस्ता कचौरी, मठरी, बेसन के लड्डू, गाजर का हलवा बनवाया। तरह तरह की भरवा सब्जियां और कोफ्ते बनवाए। दामाद एकदम खुश थे। उनसे ज्यादा माँ खुश थी। पिछले दिनों रसोई से जैसे उन्हें देश निकाला दे दिया गया था। मेरी रसोई में वे मुक्त होकर अपना हुनर दिखा रही थी। मैंने माँ की मामा मौसियों से फोन पर बात करवाई। एक बार तो छोटे भैया को भी फोन लगा दिया। माँ बहुत खुश हुई। बोली, चलो तुम्हारे यहाँ आकर यह एक अच्छा काम हो गया। अपनों से बात हो गई। वहाँ फोन आता भी है तो अक्सर तो मुझे बताते ही नहीं हैं। बताते भी हैं तो मेरे नीचे उतरने तक फोन कट ही जाता है। मैं कभी करना चाहूँ तो 100 बात पूछती हैं। क्यों करना है? क्या कहना है? अभी 15 दिन पहले तो बात हुई थी। छोटे से तो आधी रात को बात होती है, मुझे पता ही नहीं चलता। इसी बीच माँ का जन्मदिन पड़ा। अब तक तो कभी मनाया नहीं था, पर मुझे तिथि याद थी, इसलिए धूमधाम से मनाया। माँ से हमने होटल में शानदार पार्टी ली। फिर हम सब ने मिलकर उन्हें एक मोबाइल भेंट किया। बच्चों ने उन्हें सारे फंक्शन समझा दिए। मैंने मामा के, मौसियों के, छोटे भैया के नंबर फीड कर दिए। मेरा और बड़े भैया का भी कर दिया। बड़े का नंबर क्यों दे रही है? एक ही घर में रहते हैं, फिर भी तो बात नहीं होती है। अब फोन पर क्या बात करेगा? उनका नंबर सबसे ज्यादा जरूरी है माँ। ऊपर के कमरे में अकेली टंगी रहती हो। रात बेरात कुछ होने लगे तो उन्हें बुला तो सकती हो। माँ ने विरक्ति से मुंह बिचका दिया, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। भैया का नंबर मैंने इसी उद्देश्य से भर दिया था। फोन पाकर माँ इतनी उत्साहित थी जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। उन्होंने बारी बारी से सबको फोन किया और बड़ी ठसक के साथ अपना नंबर बताया। छोटे भैया को भी फोन करके बता दिया कि कभी भूल से माँ की याद उसे आए तो इस नंबर पर फोन कर लेना। इसकी फीस कब भरनी होगी?
माँ ने मासूमियत से पूछा। उसकी चिंता तुम मत करो, यह जिम्मा मेरा है, मैंने आश्वस्त किया। मैं तो चाह रही थी कि माँ कुछ दिन रहे। मेरी सासू माँ को आने में अभी 2 महीने बाकी थे, पर माँ बोली बेटी के घर ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। वे लोग तो मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़कर निश्चिंत हो गए हैं। अगर यहीं बनी रही तो मेरा कमरा भी किराए से चढ़ा देंगे। जाते समय मैंने कुछ रुपए उनके पर्स में रख दिए तो बोली, छोटू ने भेजे हैं क्या? छोटू क्यों भेजने लगा? मैं तुम्हारी कमाऊ बेटी नहीं हूँ क्या? मैंने दिए हैं। नहीं, मैंने सोचा तब बड़े ने दिए थे, अब शायद छोटे ने भेजे होंगे। मैंने चौंक कर माँ की ओर देखा। उनकी आंखें शरारत से चमक रही थी। तुम्हें क्या लगा? तुमने कहा और मैंने मान लिया? अरे जो लड़का बीवी से छुपाकर मेरी खांसी की दवाई नहीं ला सकता, वह एक मुश्त मुझे 5,000 देगा? मैंने शर्म से सिर झुका लिया तो मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए। तुमने तो मुझे इतनी खुशी दी है कि उसका मोल नहीं हो सकता। वैसे भी मेरे पास आशीर्वाद के सिवा देने के लिए कुछ है ही नहीं। तुम्हारी ये खुशियां मुझ पर उधार रही। कैसी बात करती हो माँ? तुम्हारा आशीर्वाद ही तो चाहिए, बाकी तो ईश्वर का दिया सब मेरे पास है, मैंने कहा और माँ के आंचल में मुंह छुपा लिया। माँ मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरती रही। लगा जैसे मुझ पर आशीर्वादों की वर्षा हो रही है।